पहला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, कोलेजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको बता दें कि यह प्रोटीन अंतराकोशिकीय या अंग्रेजी में कहें तो इंटरसेलुलर आधारभूत पदार्थ का निर्माण करती है और अस्थियों, टेंडन्स, लिगामेंट्स, संयोजी ऊतकों आदि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चाहे वो अस्थि हो, चाहे टेंडन हो, लिगामेंट हो, संयोजी ऊतक हो। यदि आप लोग इन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं यानी अस्थि पर, टेंडन्स पर, लिगामेंट पर, संयोजी ऊतक पर, तो मेरे चैनल में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं, मतलब ऐसी पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं क्या कहलाती हैं? इसलिए प्रश्न में कहा गया है कि हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं, क्या होती हैं? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, केवल रेखित पेशी होती है, यानी हड्डी से जुड़ी हुई सारी पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। और आपको बता दें कि जंतुओं में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अगर आप लोग पेशी ऊतक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, उसमें मैंने रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी के बारे में चित्र सहित समझाया हुआ है। तो मैंने बताया कि जंतुओं में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। इनमें केवल रेखित पेशियां ही अस्थियों से या बोन्स से जुड़ती हैं और अरेखित पेशियां कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? डी वाला, रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतराकोशिकीय संधि का प्रकार है? बताना है कौन सा अंतराकोशिकीय संधि का प्रकार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा सी, बंधिकाय। अब ये बंधिकाय क्या है? तो बंधिकाय 2 जंतु कोशिकाओं के बीच उपस्थित डिस्क के आकार की संरचना होती है। 2 जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, उन 2 कोशिकाओं के बीच में एक डिस्क के आकार की संरचना को बंधिकाय बोला जाता है और ये 2 कोशिकाओं के बीच एक संधि बनाती है, ये कह लीजिए कि एक जोड़ का निर्माण करती है और मुख्यतः एपिथीलियम ऊतकों की कोशिकाओं में होती है। जो उपकला ऊतक होता है, जो एपिथीलियम ऊतक होता है, इसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है। त्वचा जो होती है उसमें एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेटम मैलपिघी। स्ट्रेटम मैलपिघी। आपको बता दें कि त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह स्ट्रेटम मैलपिघी होती है और इनमें डर्मिस की कोशिकाओं के रुधिर से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर नियमित रूप से वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया होती रहती है। यदि आप लोग त्वचा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, लेक्चर पूरा आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलागहन से भरा हुआ तरल कहलाता है। कलागहन से भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, इंडोलिम्फ कहलाता है। इंडोलिम्फ। और कलागहन होता कहाँ है? तो ये अंतःकर्ण में होता है। अंतःकर्ण के 2 भाग होते हैं, अस्थिगहन और कलागहन। इनमें से जो अस्थिगहन है वो वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है और इन वाहिकाओं के भीतर कलागहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। क्रिएटिन फास्फेट किस में मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, पेशीय ऊतक में क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। जो पेशीय ऊतक होता है इसमें क्रिएटिन फास्फेट पाया जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था और आपको बता दें कि यह एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। जो क्रिएटिन है ये फास्फेट पेशीय ऊतकों में उपस्थित होता है और एक उच्च ऊर्जा यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है।
पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई को बताना है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, सार्कोमियर। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होती है और ये मायोफाइब्रिल के आकुंचन तथा शिथिलन के लिए उत्तरदायी होती है, यानी मायोफाइब्रिल को आकुंचित करवाती है और शिथिलित भी करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। आंसर सही होगा डी, स्तनधारी में या स्तनधारी की अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र की उपस्थिति केवल स्तनधारियों में प्रमुख लक्षण होता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो खरगोश हो, इन सभी में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन विशाखाएं होती हैं या हैवर्सियन कैनाले होती हैं, उसी पर आधारित है हैवर्सियन शाखाओं पर। तो उपास्थि, त्वचा, अस्थियां, हृदय। टीजीटी 2004 में पूछा गया था प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा बताना है। हैवर्सियन कैनाले होती हैं इनमें, किन में होती हैं? तो आंसर सही होगा सी, अस्थियों में हैवर्सियन कैनाले होती हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक हैवर्सियन कैनाल में एक धमनी, एक सिरा, एक लसिका वाहिनी और एक तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है। मेढक की, मुर्गे की, खरगोश की, वैरेनस की, किसकी होगी? तो आंसर सही होगा सी, हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का किसका प्रमुख लक्षण होगा? खरगोश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत अस्थिमज्जा का कार्य है। पीत अस्थिमज्जा का क्या कार्य होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, वसा संग्रहण। पीत अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? वसा को संग्रहित करना। और आपको बता दें कि अस्थिमज्जा दो प्रकार की होती है, नंबर एक लाल अस्थिमज्जा और नंबर दो पीत अस्थिमज्जा। कितने प्रकार की हुई बोन मैरो? दो प्रकार की, लाल अस्थिमज्जा और पीत अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा का प्रमुख कार्य लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना या आरबीसी का निर्माण करना होता है, जबकि जो पीत अस्थिमज्जा होती है इसका कार्य वसा का संग्रहण करना होता है या वसा को इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकमैन नलिकाएं जुड़ी होती हैं। वोकमैन नलिकाएं किससे जुड़ी होती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, हैवर्सियन नलिका से वोकमैन नलिकाएं जुड़ी होती हैं। देखिए हैवर्सियन तंत्र से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है। एक्रोमियन प्रवर्ध किसका भाग है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि एक्रोमियन प्रवर्ध किसका भाग होता है? आंसर सही होगा सी, स्कैपुला अस्थि का भाग होता है। आपको बता दें कि एक्रोमियन प्रवर्ध स्कैपुला अस्थि का भाग है और इसके ठीक नीचे की ओर ग्लिनाइड गुहा नामक एक गहरा गर्त होता है, गहरा गड्ढा होता है। उस गड्ढे का नाम क्या है? ग्लिनाइड गुहा, जिसमें ह्यूमरस का सिरा धंसा रहता है। जो ह्यूमरस हड्डी होती है, बाह की हड्डी होती है, बाहु की हड्डी होती है, ये उसी में धंसा रहता है। आपको बताते चलें कि किसी भी अस्थि या हड्डी का डिटेल से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी हड्डी के वीडियो अपलोडेड हैं, अलग अलग मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाकर के चैनल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कपाल बना होता है, यानी मानव में जो क्रेनियम होता है वो कैसे बना होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 8 अस्थियां, 2 युग्मित, 4 अयुग्मित, इनसे मिलकर बना होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से कपाल का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य का जो दाहिना हाथ होता है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, ये पूछा गया है। आंसर होगा बी, 30 अस्थियां पाई जाती हैं। 30। मनुष्य के प्रत्येक हाथ, हाथ कहो या अग्रपाद कह सकते हैं आप, एक बाएं होता है और एक दाएं होता है, तो इनमें अस्थियों की कुल संख्या 30 होती है, जिसमें से ह्यूमरस 1 पाई जाती है, रेडियस अल्ना 2 पाई जाती हैं, कार्पल्स 8 पाई जाती हैं, मेटाकार्पल्स 5 पाई जाती हैं, अंगुलास्थियां 14 होती हैं।
अगर आप लोग इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हाथ की हड्डियां अलग, पैर की हड्डियां अलग, सब वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या है। मनुष्य का जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, 29 हड्डियां पाई जाती हैं। आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में बताते चलें कि मनुष्य में 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर खोल बनाती हैं, यानी कपाल बनाती हैं। यह क्रेनियम का निर्माण करती हैं और इनकी गुहा को कपालीय गुहा कहा जाता है। जो 8 अस्थियां होती हैं, खोल बनाती हैं मस्तिष्क का, इसकी जो गुहा होती है उसको कपालीय गुहा कहते हैं। और 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं। कभी पूछ लें कि चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं तो बताएंगे 14 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि 6 अस्थियां मध्य कर्ण में यानी कर्ण अस्थियां होती हैं। और इसके अतिरिक्त जिह्वा के आधार पर यानी हमारी जो जीभ होती है उसके आधार पर स्थित घोड़े के नाल के आकार की एक अस्थि होती है और उस अस्थि का नाम हाइवोइड अस्थि होता है। हाइवोइड अस्थि। इस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में या स्कुल में कुल 28 हड्डियां होती हैं और एक हाइवॉइड वो भी जोड़ लीजिए तो कुल 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, कंकाल मध्य स्तरीय है, यकृत बाह्य स्तरीय है। इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको बता दें कि इसमें आंसर सही होगा बी, कंकाल मध्य स्तरीय है। प्रश्न में कहा गया था कि कौन सा सत्य है, तो ये सत्य है, कंकाल मध्य स्तरीय होता है। जबकि जो मस्तिष्क है या अन्य तंत्रिका ऊतक होते हैं वो बाह्य स्तरीय होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं। और जो यकृत है, तीसरा वाला ऑप्शन, यकृत अंतः स्तरीय होता है, जबकि इसमें बाह्य स्तरीय लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोमीसोडर्म। मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, मस्तिष्क की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्तिपटल विकसित होते हैं। कशेरुकी जो नेत्र होता है उसका लेंस और मूर्तिपटल किससे विकसित होते हैं? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, केवल एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। केवल एक्टोडर्म से। आपको बताते चलें कि कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी को वर्टिब्रेट भी कहा जाता है, और इन जंतुओं में नेत्र का जो लेंस होता है और मूर्तिपटल यानी रेटिना जो होता है, मूर्तिपटल को रेटिना कहते हैं, दोनों एक्टोडर्म से विकसित होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं। रेटिना नेत्र गोलक या आई बॉल का सबसे भीतरी स्तर होता है। यदि आप लोग आंख के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परानिस्यंदन होता है। परानिस्यंदन होता है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, परानिस्यंदन रुधिर कोशिकाओं में होता है। आपको बता दें कि वृक्क के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग में परानिस्यंदन की क्रिया होती है। जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग में परानिस्यंदन की क्रिया होती है। और ग्लोमेरुलस भाग रुधिर कोशिकाओं से बना एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत है? कोलेजन का अति उत्तम स्रोत कौन है? यकृत, पेशी, कंडरा, तंत्रिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन बताना है कि कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत कौन होगा। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, कंडरा। आपको बता दें कि कोलेजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जो कोलेजन है ये क्या है? प्रोटीन है, और मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। यह संपूर्ण प्रोटीन का 30% हमारे शरीर में होता है। जितनी भी प्रोटीन होती है उसका 30% हमारे शरीर में होता है। और कोलेजन 14 प्रकार के होते हैं। कंडरा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जो टेंडन है या कंडरा है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो अधिकांश रूप से श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक के बंडलों से बनता है। यदि आप लोग संयोजी ऊतक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं।
ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं किसके? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, पसलियों के भाग होते हैं। आपको बता दें कि एक पसली या रिब के 2 भाग होते हैं। जो एक रिब होती है, पसली होती है, उसके 2 भाग होते हैं। कशेरुक भाग यानी वर्टिब्रल पार्ट जो होता है, और उरोस्थीय भाग यानी एक्सटर्नल पार्ट जो होता है। कशेरुक भाग लंबा होता है तथा अस्थीय होता है, यानी इसमें अस्थियां होती हैं, और इसके 2 सिरे होते हैं। 2 सिरे कौन कौन से? ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर। ये सिरे वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ते हैं, यानी थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।